नमस्कार, लोकतंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने के बाद बीजेपी ने फिर से राम मंदिर और हिंदुत्व को चुनावी धार देने की कोशिश शुरू कर दी है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी राम मंदिर का मुद्दा उठाया। बस्तर में रैली कर पीएम मोदी ने विपक्ष पर राम मंदिर नहीं बनने देने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस समेत विपक्ष के नहीं आने पर भी कई सारे सवाल उठाए। दरअसल पिछली 2-3 रैलियों से पीएम मोदी का विपक्ष को घेरने का अंदाज कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। अब भ्रष्टाचार और परिवारवाद के अलावा फिर से पीएम मोदी राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष को घेरने लगे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस समेत विपक्ष के नहीं आने को लेकर उनके हिंदू विरोध से जोड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप का आरोप लगाकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति को हवा देने की मुहिम भी शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस समेत विपक्ष पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाकर लगातार विपक्ष को घेर रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे लोकतंत्र में, लेकिन उससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष पर हमलावर बीजेपी की रैली में राम मंदिर की गूंज फिर सुनाई देनी शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने एक बार फिर अपनी रैलियों में राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ पहुंचने पर पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बहिष्कार करने पर आड़े हाथों लिया। बस्तर में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ तो इसकी सबसे अधिक खुशी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज हैं। यह दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। रामनवमी बहुत दूर नहीं है। इस बार अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ तो इसकी सबसे अधिक खुशी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। इससे पहले रविवार को बिहार के नवादा में पीएम मोदी ने राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी को जमकर घेरा। वहीं सहारनपुर में भी पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं बल्कि हमारा मिशन है, क्योंकि कांग्रेस समेत विपक्ष इस पर भी सियासत कर रहा है। दरअसल ये बयान बता रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के शुरुआती दौर में विकास, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने वाली बीजेपी ने फिर से हिंदुत्व के मुद्दे को प्राथमिकता पर रखा है। यही वजह है कि राम मंदिर के अलावा बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप का आरोप लगाकर कांग्रेस पर हमलावर है। राम मंदिर और हिंदुत्व बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार और परिवारवाद भी, जो 2024 के लोकसभा प्रचार में विपक्ष का पीछा नहीं छोड़ रहा। बस्तर में भी पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष को भ्रष्टाचार पर घेरा। और इसलिए मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी को बचाने की रैलियां कर रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग कान खोल के सुन ले, ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सोमवार को रैली के संबोधित करते हुए एक बार फिर से राम मंदिर निर्माण और विपक्ष के भ्रष्टाचार को पीएम मोदी ने उकेरा। दरअसल मिशन 400 प्लस पर
निकली बीजेपी को पता है कि हिंदुत्व वो चुनावी हथियार है जिसने बीजेपी को 2 सीट से 303 सीट तक पहुंचाया है और मिशन 400 प्लस की टारगेट तक हिंदुत्व ही पहुंचा सकता है। यही वजह है कि पीएम मोदी फिर से राम मंदिर पर विपक्ष को घेरने की रणनीति पर लौट आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। चुनावी समीकरण के बीच एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया है और अब उसी मुद्दे को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर हमलावर है। आज लोकतंत्र में इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या राम फिर से बीजेपी का बेड़ा पार लगाएंगे। खास बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संदीप दुबे जी जुड़ चुके हैं, वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता राजू मौर्य जी मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक देश रतन निगम जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोपाल जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर राम मंदिर नहीं बनने देने का आरोप लगाया और साथ ही साथ कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने और कांग्रेस राम मंदिर के बनने से नाराज है। नमस्कार, मेरा जी, मैं गोपाल कृष्ण। मैडम, प्रधानमंत्री जी के साथ अल्प ज्ञान है। प्रधानमंत्री नैरो माइंडेड और अल्प ज्ञानी है। उनको कोई और उनके आसपास से कोई सलाह देने वाला नहीं है। उनको कोई बताया नहीं कि राम मंदिर से पहले 10 लाख मंदिर से पहले से हैं। वैष्णो देवी माता हो गया, चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ, चाहे रामेश्वरम, चाहे बाबा विश्वनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग और हजारों लाखों लोग जाते रहते थे। हम बिहार के हैं, बहुत धाम है जी। 2 करोड़ लोग एक सावन में, एक महीने में जाते। तो उनकी अल्प ज्ञान के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अब ज्ञान क्या, 75-80 साल के हो गए। तो प्रधानमंत्री इस देश को व्यापार और धर्म के व्यापार में हाँ, ये जरूर कहिए कि कांग्रेस ने धर्म व्यापार नहीं किया और करेगा भी नहीं। सच्चे सनातन सिपाही हम लोग 100 करोड़ हिंदुओं को एक 15 लाख की सेना बनाई, बड़ी रेलवे बनाई। गोपाल जी, आपकी आवाज हम तक साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करूंगी, तब तक मैं रुक करना चाहूंगी राजू जी का। राजू जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। राजू जी, जिस प्रकार से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों के जरिए विपक्ष पर हमला कर रहे हैं और अब उस हमले की लड़ी में राम मंदिर को भी शामिल कर लिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? अगर मोदी जी ने इस देश के अंदर कोई काम किया होता जी, तो निश्चित तौर पर वो अपने काम गिनवाते हैं, लेकिन उनको आज भी राम नाम का सहारा लेकर के वोट मांगने पड़ रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो आज भी राम भरोसे हैं। और राम भरोसे वही होता है जिसके पास कुछ नहीं होता। रही बात भारतीय जनता पार्टी जो बार बार विपक्ष पे हमला करती है, और मैं भी सुन रहा था कि भ्रष्टाचारी कोई बचेगा नहीं, जेल में जाएगा जी। तो मेरा एक सवाल है कि सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही पाक साफ कैसे हो जाते हैं? इतने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम उन लोगों को अपने यहां शामिल कराया है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की कार्रवाई करी, सीबीआई की कार्रवाई की, और वो सारी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी में जाते ही बंद हो गई। तो बहुत ही मतलब लोग हंसते हैं, हम ही नहीं हंसते। हम लोग तो चलो अगर हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे भाई ये दूसरी पार्टी का है। अगर आप जनता के बीच जाकर और उनके मोदी जी के भाषणों के बारे में जनता से बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि भाई ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास जहां उस वॉशिंग मशीन धुल करके हर आदमी साफ हो जाता है। तमाम नेता, अब मैं कितनी बार हम लोग नाम ले चुके, तमाम नेता ऐसे हैं जो पहले तो भ्रष्टाचारी थे, करप्ट थे, और इस सारी दुनिया के मतलब इस विश्व के सबसे करप्ट नेता मोदी जी के अनुसार वो सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ, जो ईमानदार लोग हैं जिन्होंने स्कूल, शिक्षा, इन सब चीजों पे काम किया, आज उन लोगों को जरूर जेल में डालने का काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर उसको उठाकर जेल में डाल दिया जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, एलिगेशन है, और एलिगेशन तो कोई किसी पे भी लगा सकता है। तो एक सवाल है। और शरद रेड्डी जिसको कहते हैं ये मास्टरमाइंड, जिसने शराब घोटाले का आरोपी है, उसने चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को और बेल ले ली।
तो चंदा दो, बेल लो, चंदा लो, धंधा लो, ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का जो है पक्ष रखने के लिए संदीप जी बने हुए हैं। संदीप जी, पहले तो आप लोग परिवारवाद के मुद्दे को उठा रहे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहे थे, लगातार 2024 का जो आपका एजेंडा नजर आ रहा था वो विकास, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, लेकिन अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया है। तो क्या आप लोग समझ गए कि राम के बिना नैया पार नहीं लगेगी? ये जो 400 पार है ये राम के बिना नहीं हो पाएगा। दिल्ली जी, देखिए बहुत मुश्किल है सभी को खुश रखना। चिराग जलाते ही अंधेरे रुक जाते हैं। कल हिंदू नववर्ष है, पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी भारतीयों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामना, बधाई देते हुए मैं बात कहना चाहता हूँ। राम हमारे आदर्श थे, हैं और रहेंगे। हम सब राम के आदर्श को मानते हैं, राम के आदर्श को पालन करते हैं। और जब भी भारत के अंदर कोई श्रेष्ठ राजा हुआ या होने की कोशिश करता है तो उसकी कोशिश होती है कि राम राज्य की स्थापना करे, राम के स्वरूप अपना जीवन जिए। मेरे मित्र साथी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों को मौका मिला, उन्होंने सारे अपने मौके और समय को माननीय प्रधानमंत्री जी की बुराई में निकाल दिया। नल्ली जी, किसी से छुपा नहीं है क्या हमने राम मंदिर नहीं बनाया, किसी से छुपा नहीं कि हम सीए लेके नहीं आए। क्या हुआ ये बोलिए ना, आपसे हमने यहाँ गोपाल जी सुन लेते फिर मैं आपका रुख करूंगी। गोपाल जी सुन लेते फिर मैं आपका रुख करूंगी। मंदिर में जाकर काम की बात कीजिए लोगों को, सैनिक के लिए बोले गोपाल जी सुन लेते ना, संदीप जी की बात पूरी होने देते फिर आपसे बात करते हैं। जी, आप अपना पक्ष रखिएगा। ऐसे करते हैं आप लोग, क्यों ऐसे करते हैं यार? ये लोग बारी बारी बोलेंगे, अच्छा रहेगा। सब अपना पक्ष रखें। जी संदीप जी, मैं आप ही के बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं किसी और की बात का जवाब नहीं दे रहा। नलिनी जी ने अच्छा प्रश्न पूछा था। देखिए, ये पूरे देश को पता है कि राम मंदिर बना, उद्घाटन हुआ और भगवान राम अयोध्या में विराजमान। देखिए, हमने सीए पे काम की, नई शिक्षा नीति लेके हम आए, धारा 370 लेके आए, 3 तलाक पे काम किया, जीएसटी पे काम की, हमने नोटबंदी पे भी काम किया। हम लोगों ने सबसे बड़ा काम किया, महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई, महिलाओं को जहरीले धुएं से मुक्ति दिलाई, संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, गरीबों के सिर पे छत दिया, करोड़ों को नल से पानी दी। कांग्रेस के मित्र कह रहे थे किया क्या, इसलिए मुझे ये गिनाना पड़ रहा है। आयुष्मान भारत याद होगा, हर गरीब को कार्ड दिया ताकि उसको अच्छे से इलाज हो पाए, 5 लाख तक का इलाज हो पाए। स्वच्छ भारत मिशन दिया, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाई। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के अभियान को बल मिला कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकारें चलाई। क्या यार कहिए ना नल्ली जी, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। बोलने नहीं देंगे उनको। जब अवसर मिलता है मोदी जी को बुराई करते हैं, मुझे अवसर मिला है, मैं अपने सरकार की बड़ाई कर रहा हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात, हम तो राहुल जी की बुराई नहीं कर रहे हैं। गोपाल जी, मैं आपको मौका दूंगी सर, एक एक करके इस तरीके से देखिए किसी की आवाज नहीं आएगी। पाता नरक जात नर क्यों पछताता, जैसी करनी करोगे वैसे भोगोगे। ये हम पे भी लागू है, ये आप पे भी लागू है। ऐसे क्यों आप कर रहे हैं? मेरे विषय को कंप्लीट हो जाने जी। नल्ली जी, अच्छा नहीं लगता। देखिए, हमने हर क्षेत्र में, वो चाहे सेना को सशक्त करने का मामला हो, आधुनिक हथियारों से स्वदेशी निर्माण आधुनिक हथियारों का किया, विदेशी एनजीओ पे नकेल कसने वाली ये भारत की पहली ऐसी सरकार थी जिन्होंने एफसीआरए, जो विदेशों से धन आते थे, जीडीपी में 3% उनका दखल था, उन सभी एनजीओ को हमने बंद करने का काम किया। ये दलित की बात करते हैं, ये आदिवासी की बात करते हैं। हमने दलित राष्ट्रपति बनाया, हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। हमने जो काम किया है उसको घर घर जाके हमारे कार्यकर्ता पहुंचाए। और भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसे कार्यकर्ता है जो वंदे मातरम के नाम पे अपना सर्वोच्च जीवन देते हैं। उनको भारत माँ की जय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है संदीप जी, आपने सरकार की तमाम कल्याणकारी नीतियां गिना दी, आपने ये भी गिना दिया कि आप लोगों ने क्या काम किया। लेकिन संदीप जी, सीधा सा सवाल था, अगर इतने काम किए गए हैं तो काम गिनाइए ना। राम मंदिर पर विपक्ष को बार बार क्यों आखिर चुनाव में घेरा जा रहा है? काम ही तो गिना रहा हूँ आपको। नहीं तो राम मंदिर की जरूरत क्यों पड़ गई सर वापस से? जरूरत इसलिए पड़ी है कि मैं तो कह रहा हूँ ना, राम मंदिर अगर हमने बनाया तो जरूरत क्या कांग्रेस को पड़ेगी क्या? जिन्होंने बनने नहीं दिया, जिन्होंने पूरे देश में विघ्न डाला, उनको जाने से डर लग रहा था, यमुना जी में नहाने से डर लग रहा था, अयोध्या में चले जाइए, सरयू के तट पे जाने से उन लोग को डर लग रहा था, नौटंकी हो रही थी। तो जो सच्चाई है, सत्य स्वीकार करना भी तो सीखिए। गोपाल जी तो स्वीकार करें। गोपाल जी, तो इनको कहिए कि बीजेपी प्रवक्ता बने हैं और कॉर्पोरेट पार्टी बनी है, उसके बारे में बताइए कि 2 करोड़ रोजगार पिछले 5 राज्य का जब चुनाव हुआ आज से 1.5-2 महीना पहले, उसमें 20 सैनिक शहीद हुए। सवाल पूछ लेंगी, आप परेशान हैं, उसका भी जवाब देंगे। हर साल 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है।
आपको पता होना चाहिए भारत में। आप बताइए नलनी संदीप जी मैंने आपको मौका दिया ना, संदीप जी मैंने आपको मौका दिया ना, सुन लीजिए ना। पूंजीवादी देश में ले आएगी। गोपाल जी की बात पूरी होने दीजिए। संदीप जी मैंने आपकी बात सुनी है सर, मैंने आपको पूरा वक्त दिया है। नलनी का ट्रेनिंग मिला प्रोपेगेंडा का ना, तो उसका अंत आ चुका है। तो दिल्ली में आपको बोलिए ना, या तो सवाल करके सुन लें, सवाल ही करते रहेंगे। नलनी जी गोपाल जी उनको नलनी जी को अवसर दीजिए बोलने अपनी बात रखिए। गोपाल जी जी दिल्ली सीधा में सा सवाल है, देखिए यहाँ पर संदीप जी ने कहा कि राम का बेड़ा जो है, अगर राम हमारा बेड़ा पार लगाएंगे तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? अगर हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की इतनी बौखलाई नजर आ रही है। लेकिन रामायण पढ़ने की उनको जरूरत है, वो लोग ज्यादा पढ़ते नहीं हैं। उनको बताइए कि भगवान श्री रामचंद्र ने शिव के सबसे बड़े भक्त रावण का नाश कर दिया था, ये भूले नहीं वो। आपकी पार्टी के तो शीर्ष नेताओं ने भगवान राम के अस्तित्व पे ही सवाल खड़े कर दिए थे सर। नहीं, कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो केदारनाथ मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग, वैष्णो देवी मंदिर और लाखों हजारों मंदिर, हर चौक चौराहे पे बाबा बैद्यनाथ धाम, बिहार का इतना बड़ा मंदिर। गोपाल जी आप इस बात से बिल्कुल हरगिज नहीं मुकर सकते कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए थे। हमने देश को सर्वांगीण विकास किया, धर्म के साथ साथ 15 लाख की सेना बनाई। उनसे पूछिए किसान को MSP देने के लिए चलेंगे, लेकिन व्यापारी दोस्तों को माफ करने के लिए बहुत कुछ है उनके पास। बैंक बर्बाद हो जाए तो हो जाए, और किसान पर इतना ही दुर्गति नहीं चाहिए। आपको अवसर मिला, आप अपना समय बुराई करके मेरी निकाल दीजिए इन लोगों ने। और जो लोग इनसे नहीं डरे, जैसे हेमंत सोरेन जी, सिटिंग सीएम, डेमोक्रेटिक सीएम, जनता के चुने हुए, जब इनके पास को वोट मिल जाएगा, राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे या अरविंद भाई बनेंगे, ये दोनों पहले डिसाइड करके बता दें। चलिए हमारे साथ देश रतन जी भी बने हुए हैं, राजनीति की बेहतर समझ उनको है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ बने हुए। सर देखिए आपसे मेरा सवाल ये रहने वाला है। गोपाल जी मैंने आपको मौका दिया है, प्लीज इस तरीके से मत करिए, आप दूसरे को भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। मैं आपका रुख करूंगी, आपकी पूरी बात रखी जाएगी। हमारे साथ देश रतन जी मौजूद हैं। देश रतन जी मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए अगर 2024 के लोकसभा चुनावों के प्रचार प्रसार की बात करें तो शुरुआत से ही बीजेपी परिवारवाद पर विपक्ष को घेर रही थी, भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं जैसी बातें कह रही थी और विकास के मुद्दे को उठा रही थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी लगातार राम मंदिर के मुद्दे को एक बार फिर से भुनाने की कोशिश कर रही है। क्या बीजेपी को समझ में आ गया है कि हिंदुत्व ही उनकी नैया को पार लगाएंगे? देखिए नलिनी जी तो भाजपा के केंद्र में कोई राय नहीं है और ऐसा भी और रही मंदिर की बात, जिसने राम मंदिर उसको श्रेय और जिन्होंने रोका नहीं मिलना चाहिए। 2019 में था जिस तरह से कार्रवाई की अड़चन लगाई गई, इलेक्शन के बाद सुना जाए सारे नेताओं ने सरकार की फाइल किया राम मंत्री के राम सेतु। दूसरा सबसे बड़ी बात गठबंधन है विपक्ष का, तो अपने घोषणा पत्र निकाल दिए। एक ऐसा गठबंधन एक दूसरे को मान नहीं है, वो घोषणा पत्र ना एक दूसरे की घोषणा पत्र को मानना है अभी तक किसी, तो विरोधाभास अभी से देखने को मिल रहा है। दूसरा देखिए राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत भावुक मुद्दा है। अगर आप उसके गैर में खड़े होंगे सेकंड के लिए भी आप भावुक होंगे। मैं गया था वहाँ पर, तो इसको राजनीति रखना चाहिए। तो विरोध किया राम मंदिर का, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो जो जिन्होंने करा दिया हो, जो भी हो, वो अपने दिल में मान के राज्य है, लेकिन राजनीति वर्ग वो उसका विरोध करते हैं। और अभी आपको विरोध करना है ना जमीन पे, राम मंदिर का विरोध आप खुद से कर रहे हैं तो कभी इस तरफ या उस तरफ वो हिम्मत नहीं, वो रामायण की तरफ चले जाएंगे, इधर उधर। और देखिए कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियों का अगर मैं देखे, चाहे वो टोकरी भारत के विरोध में हमारे साहब को गुंडा बुलाया गया। आप अगर ये भी देखें चाइनीज एम्बेसडर बहुत चुपचाप राहुल गांधी मुलाकात किससे करे के बाद में फोटो आ गई। कैलाश मानसरोवर यात्रा पे चीनी अधिकारी मिले, ये राजीव गांधी ने खुद मांगा। तो इतनी सारी पूरी चेन है, पूरा आपको देखने को मिलता है। कहीं न कहीं हिंदू विरोधी, सभ्यता विरोधी, संस्कृति विरोधी सारी चीजें देखने को मिलती है और उनकी काम बोल रही है, जो विपक्ष उनकी पूरी बोल रही है। और मैं तो यही कहता हूँ जिसने राम मंदिर बनाया
इसको श्रेय हम लोग की देंगे, कौन देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका आंसर बहुत सादा सा है। और विरोध करें सर, आपको जनता देगी। भारत का वोटर स्मार्ट हो चुका है जी। आप अगर साउथ में जाके कुछ और बोलेंगे, अब खबर आ रही है साउथ में कि नॉमिनेशन जो होती है वहाँ पर, पहले भी जब कभी हुई है तो भारत का राष्ट्रीय झंडा नहीं पता IUML अपलोड कर दिया। भारत का जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो निकाला है। विष्णुदन जी, मैं आपसे दोबारा संपर्क साधूंगी सर, आपकी आवाज बहुत कट कट कर हम तक पहुंच रही है। राजू जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। राजू जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे उनका जवाब देना चाहूंगा बिंदुवार, और आशा करूंगा कि वो बीच में नहीं बोलेंगे, अपनी बारी आएगी वो कुछ भी बोल सकते हैं जी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सेना को मजबूत किया, अग्निवीर योजना ला करके भारत देश की सेना को कितना मजबूत किया, इसकी चर्चा आम लोगों में सामान्य हो रही है। अभी मैं देख रहा था कि चाइना हमारे भारत के लड़कों को अपनी सेना में भर्ती करने की तैयारी कर रहा है और गोरखा सैनिक जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी 4 साल के लिए फौज में जाने को तैयार नहीं है और वो चले भी जाते तो 4 साल के लिए भी देश सेवा के लिए चले जाते भारत के नौजवान, अगर उनको सैन्य सम्मान दिया जाता, अगर शहीद होने पे शहीद का दर्जा दिया जाता, अगर उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार लेती तो निश्चित तौर पर अग्निवीर योजना की हम तारीफ करते। लेकिन अग्निवीर योजना भारत की सेना को सबसे कमजोर करने वाली योजना है, जिससे भारत की सेना कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाए। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, वहां कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। ना मैं पढ़ाता हूं, ना मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पढ़ाते होंगे, ना कांग्रेस के आपके भाई बहन या आपके बच्चे भी नहीं पढ़ते होंगे। हमने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में सुधार किया और ऐसा सुधार किया कि आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़े। जी। रही बात धारा 370 की, तो मैं बोलना चाहता हूं धारा 370 नहीं हटी है। धारा 370 ए और बी में से केवल बी हटी है, जिसमें हमें जमीन खरीदने का अधिकार कश्मीर में मिला है। और जमीन खरीदी किसने? जमीन खरीदी अडानी ने, जहां पर लिथियम निकल रहा है भारी मात्रा में। इसीलिए आज देश के अंदर होड़ मची हुई है कि बैटरी वाली गाड़ी खरीदो, आपकी पुरानी गाड़ी चाहे वो पूरी तरीके से फिट हो उसको पार कर दिया जा रहा है, लेकिन आपको मजबूर किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप बैटरी वाली गाड़ी खरीदिए, क्योंकि अडानी को बढ़ाना है। अडानी को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है, पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है, आम आदमी को बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रही है। और आखिरी में एक बात कहना चाहूंगा, राम सबके हैं। गोपाल जी, राम आपके पास भारत के हर उस व्यक्ति के जो हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति है। केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग हैं वही हिंदू नहीं है। इस देश के अंदर तमाम हिंदू हैं जो अन्य दलों में भी रहते हैं, और हिंदू तब भी था जब भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था, और हिंदू तब भी रहेगा जब आप और हम नहीं होंगे या भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी, हिंदू तब भी होगा। संदीप जी, देखिए कई सारे सवाल यहाँ राजू जी ने खड़े किए और उन्हीं का जवाब मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा कि आखिर इतने विकास अगर आपकी पार्टी ने किए तो वो विकास पटल पे क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार जनता को मिला क्या? दावा तो किया था ना। नलिनी जी, देखिए मैं विषयवार एक विषय रखूंगा। मैं कहता हूँ कि प्रतिवर्ष हमने 5 करोड़ के आसपास की नौकरियों का सृजन इस देश ने किया। 1991 में जब याराना पूंजीवाद आया था तो याराना पूंजीवाद का था कि देश को प्राइवेटाइजेशन के दौर में ले जाएं, और कांग्रेस ने ये काम किया तो सरकारी नौकरियां जो सेंटर की थी, स्टेट की थी, वहां कम की गई और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा तवज्जो दिया गया। तो ये मनमोहन सिंह की सोच। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने, आपको याद होगा हमने मेक इन इंडिया का नारा दिया, आपको याद होगा हमने मुद्रा लोन की योजना लेके आए, हम नौजवान कैसे मालिक बने इस विषय पे सरकार ने काम किया। आज हर घर में एक व्यक्ति रोजगार से भारत में जुड़ा हुआ है। दूसरा, या जनधन योजना। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमारे मित्र ने, राजू भाई ने कहा कि आर्मी को लेके कि हमने ये योजना ले अग्निवीर योजना का जिक्र किया। 370 का भी इन्होंने विरोध किया। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि आर्मी को हम लोगों ने सशक्त करने के लिए सोचा कि भारत का हर नौजवान, जो सुभाष चंद्र बोस जी का सपना था कि भारत का हर व्यक्ति सिपाही बने, उस तरह भारत के नौजवानों में सिपाही के गुण आए और भारत सशक्त होगा। इसकी दूरदर्शी परिणाम भी होंगे। अब विपक्ष को आलोचना करने का अवसर हमेशा मिलता रहता है, वो सदन से लेकर संसद तक हर जगह आलोचना करते हैं। ये विषय पुराने हो गए। नए विषय में क्या है, वो क्यों भारत
मोदी की गारंटी चाहता है? क्यों भारत मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है? क्यों भारत का हर व्यक्ति मोदी जी से प्रेम करता है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि 24/7 जो व्यक्ति अपने देश और समाज के लिए काम करता है और जिसका एक ही उद्देश्य है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। गोपाल, तो पूरी होने देते गोपाल जी, बात पूरी होने देते, फिर मैं आज आपको तुम्हें कुछ और भी दूं इस विजन के साथ, वो चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, कृषक उन्नति योजना हो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, कौशल विकास योजना हो, आदर्श ग्राम योजना हो, नया संसद भवन भी हमने बनाया। हमने डिजिटल इंडिया को तो पूरे विश्व ने सराहा। पीएम गरीब कल्याण योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, जनधन योजना हो। मैं बोलूं तो मुझे 2-3 घंटे लगेंगे सारी योजनाओं पे बात करने और विस्तृत चर्चा करने। आज विपक्ष को चाहिए, बहुत अच्छा लगा जब आपके प्रवक्ता बोल रहे थे, किसी योजनाओं को लेकर उन्होंने चिन्हित की और उस पर वो चाहते थे कि तर्क हो। तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो तर्क संगत बात करना चाहता है, विषय पे बात करना चाहता है। कांग्रेस और आपकी आज स्थिति हो गई है, न इनके पास नेता है, न इनके पास नीति है, इनके पास कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है वो भी इनको नहीं पता। कल क्या होगा, कौन कांग्रेस में रहेगा नहीं रहेगा, कौन उसके विचार से सहमत है नहीं सहमत है, ये दोनों पार्टियों को नहीं पता। इसी पर गोपाल जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संदीप जी, गोपाल जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी। नल्ली जी सुनिए, एक और बात, राम जी के बारे में मैं बोल दूं साफ साफ। कांग्रेस के मित्र ने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया। देखिए, ईश्वर सबका है, उसको मैं सहज स्वीकार करता हूँ, जितना मेरा है उतना तुम्हारा है। लेकिन भावना जो है, जो मेरी है वो तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी भावना विद्रोह का है। राम से विद्रोह करके राम का बैरी कोई भी व्यक्ति इस सनातन समाज में, वो चाहे कहीं भी रहता हो, उसे स्वीकार सनातन समाज नहीं करेगा। तो ये राम के बैरी के रूप में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और ये लोग 370 का विरोध करने वाले लोग हैं। बताइए इनको कैसे भारत स्वीकार करे? आप ही बताइए नल्ली जी, जब गोपाल जी से जल्दी स्वीकार करिए भारत। गोपाल जी, ये इनको झूठ बोलने की ट्रेनिंग देनी, कलेजा पर हाथ भर के मैंने झूठ बोला भाई? आपके नेता की मैंने बुराई नहीं करी, मैं किसी की बुराई नहीं करी, और आप भाषण दे रहे हो और आप मुझे कह रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक एक बिंदुवार बोला, कोई भी एक बिंदु उठा लीजिए, योजनाओं का उठा लीजिए, चर्चा कर लीजिए। संदीप जी सुन लेते हैं ना, संदीप जी सुन लेते हैं ना। राजीव जी बोलते थे, आज बहुत अच्छी बात प्रधानमंत्री जी ने बोला। राजीव जी तो खुद बोले 20% योजनाओं के धन भ्रष्टाचार चर्चा कर प्रधानमंत्री ने, और आज हमको झूठा। मैंने आपको मौका दिया सर, गोपाल जी की बात पूरी होने दीजिए। अपने आप कुछ सीख ले। कितने नए गुजरे हैं, प्रधानमंत्री कितने निचले स्तर के आदमी हैं। ये 19 साल का लड़का सही किया, वोट मिल जाएगा। गोपाल जी, इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करिए। प्रधानमंत्री को झूठा बोलेंगे, गैर दूसरे बोलेंगे, और भी तरह की बातों से नवाजेंगे। मैंने राहुल जी को तो भला बुरा नहीं कहा, हमने अरविंद भाई को भला बुरा नहीं कहा, राहुल जी और अरविंद भाई को। संदीप जी सुन लेते हैं, गोपाल जी की बात पूरी होने देंगे। संदीप जी ऐसे बोलेंगे तो नहीं बात करूंगा मैं इनके साथ। ये अनपढ़ लोग हैं, इनको भगाइए यहाँ से। अब देखिए, अनपढ़ है ये लोग। गोपाल जी, मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज भाषा पर संयम बनाकर रखिए, इस तरीके की भाषा का प्रयोग मत करिए। बीजेपी में होने के लिए आपको 2 चीज चाहिए, अनपढ़ होना बहुत जरूरी है। वहाँ जयंत सिन्हा एक IITian थे, उनकी टिकट कट गई, स्मृति ईरानी को टिकट दे दिया गया। तो अभी मैं बहुत सारी बात बताऊंगा 2-3 मिनट। बताइए, ये पार्टी का अपना क्या उद्धार करेंगे, अब बता लीजिए। पिछले गोपाल जी तर्क पे बात करिए, इधर उधर की बात मत करिए, और प्लीज भाषा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए सर। आपको ईश्वर सर, भगवान राम सर। संदीप जी सुन लेते हैं सर, मेरी गुजारिश है आपसे, प्लीज वो विषय पे बात करें, वो मेरे को टारगेट न करें, विषय पे बात करें। मैंने उनको बिल्कुल टारगेट नहीं जी। गोपाल जी 3 महीने पहले अपने भाइयों को टारगेट मत करें, अपना विषय रखे। जैसे आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रखा, वैसे ये भी पुलवामा की जांच क्यों नहीं हुई? आज जो भी देश में सरकारी फैक्ट्री थे, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसका नाम बदल के अडानी डिफेंस कर दिया गया। रेलवे पटरी और रेलवे स्टेशन सब कुछ भारतीय रेलवे का। चल जाएगा कौन है गुजरात के व्यापारी का योगदान देश को लूटने में है। 150 से ज्यादा बैंक के बड़े बड़े लुटेरे सभी गुजरात से निकले। गोपाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाए हैं कि आपका घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की छाप दिखाता है। मुस्लिम लीग तो वो खुद है जो जाकर सऊदी अरब में मुसलमान से और बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं बिना बुलाए। मुस्लिम लीग के अंग वो ही इटसेल्फ, ये जिन्ना के साथ 52-54 में चुनाव लड़े थे।
ये क्या बताएंगे? यहाँ क्या बोले, छाती पीट के अब बोलना, तो भगवान राम का जब सुदर्शन चलेगा ना तो गर्दन उड़ा देगा, फटफड़ा के रह जाइएगा। जैसे रावण और मेघनाथ का नाश हुआ था ना, और कुंभकर्ण का बहुत बड़ा शिव का भक्त था वो, मुंह में राम बगल में छुरी, ये 1000 साल पुरानी कहावत है। यानी पहले भी लोग ऐसा हुआ करते थे, प्रधानमंत्री उसका सबसे बड़ा नमूना, एग्जाम्पल। मुंह में राम बगल में छुरी का सब कुछ तर्क पे बात करिए ना गोपाल जी, तर्क पे बात करिए कि आप लोग अब समझ चुके हैं कि अगर हिंदुत्व का मुद्दा उठता है तो कांग्रेस का सुपड़ा इस चुनाव में भी साफ हो जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में महज 1 सीट बची थी। इलेक्शन मैनुअल में हिंदुत्व का मुद्दा उठाना बैन है, वो आप उठा रहे हैं। आपने चंडीगढ़ में जबरदस्ती चुनाव जीत लिया। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया तो हम राम मंदिर की बात कहेंगे, आपने बनवाया होता तो आप कहते। आप नहीं कह सकते हैं, इलेक्शन मैनुअल में धर्म की बात करना बैन है, उस पर एक्शन होगा। जिस तरह से चंडीगढ़ में आपने पर्चे फाड़ के चुनाव जीत लिए, ये पूरी दुनिया ने देखा, वो आपका असली रूप है। इनके सांसदों की हर जगह पर अब मारपीट हो रही है, पुलिस के लोग लगने से बचा रहे हैं। राम का नाम लेना कैसे, ये वो भी आप दे रहे हैं, राम लेना ही गुनाह हो गया। ये वो लेने ही नहीं देंगे कि आप भगवान राम का नाम लीजिए, अयोध्या का नाम लीजिए। अरे काशी जाके आप माथा तो देख के आए होंगे ना, कॉरिडोर बना है। राजू जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजू जी का रुख करना चाहूंगी। राजू जी, गोपाल जी मैंने आपको मौका दिया, अब राजू जी को मौका देते हैं। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है, जैसे कि भाजपा कह रही है कि हम 400 पार जा रहे हैं, तो फिर इतनी तोड़फोड़ की क्या आवश्यकता है? इतने सारे जो चुनाव चल रहा है तो बड़े नेताओं को, अन्य दलों के, उत्तर भारत की कांग्रेस और उसके बाद में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टियां हैं हिंदी भाषी प्रदेशों की, तो ऐसे में क्या आवश्यकता पड़ रही है कि भाई इनको जेल में डाल दो? अगर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई नहीं है तो विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की ऐसी क्या छटपटाहट हो रही है, ऐसी क्या जल्दबाजी हो रही है? और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे विपक्ष के सब नेताओं को, बड़े नेताओं को जेल में डाल देगी, तब भी देश की जनता उनको जवाब देगी। जिस तरीके से देश के अंदर तानाशाही और देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है, हमें देश को बचाना है डिक्टेटरशिप की तरफ से जाने से। ऐसा ना हो कि रूस और जो है कोरिया की तरह हिंदुस्तान के हालात हो जाए, यहाँ चुनाव ही ना हो। और मैं तो देख रहा हूँ, कई जगहों पे देख रहा हूँ कि वित्त मंत्री सीतारमण के जो पति हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता है अगर मोदी जी आ गए तो देश में तुम्हारे चुनाव ही नहीं होंगे। तो क्या किस ओर बढ़ रहे हैं? और इनके तो एक नेता ने कहा भी है कि हम तो संविधान बदलने के लिए 400 पार नंबर लाने की बात कर रहे हैं। यानी कि आप इस देश के संविधान को, इस देश में जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदलने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। संदीप जी, ये मंशा है आपकी। जी, आपको देश के अंदर अगर सरकार चलानी है तो सबको लेके चलना होगा। आज भी अटल जी की मुझे याद आती है कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन देश का लोकतंत्र बचना चाहिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ही अटल जी की बातों को भूल गए, अटल जी की पंक्तियों को भूल गए। आज संसद के अंदर बैठ के विपक्ष को शत्रु समझा जा रहा है। आज अपने ही देश के अंदर विपक्ष को गद्दार कहा जा रहा है, पाकिस्तानी कहा जा रहा है। शर्म आती है। एक वो भी दौर था जब हिंदुस्तान में विपक्ष के नेता को इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया था पाकिस्तान में। तो देखिए क्या दौर था, वो भी अटल जी का दौर था और मोदी जी का भी दौर है कि हर विपक्ष का नेता भ्रष्टाचारी हो गया। जी संदीप जी जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद मैं देश रतन जी का रुख करना चाहूंगी। हमने तो राजू भाई की तारीफ करी, तरीके से रखा। गोपाल जी सुन लेते हैं ना सर, मैं आपका रुख करूंगी एक एक करके, इस प्रकार से किसी की आवाज नहीं। जवाब का काट है, उनको बोलना जरूर है। बोलिए राजू भाई का जवाब दीजिए या कुछ ऐड करना कर दीजिए। हाँ बिल्कुल जी, 10 मिनट इन्हीं को सुन लीजिए। यूपी में कहीं वोट बैंक नहीं, दिल्ली में कहीं वोट बैंक नहीं, बिहार में कहीं वोट बैंक नहीं, झारखंड में नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं, कहीं नहीं है। इनको पहले सुन लीजिए, ये राजू भाई से भी अब बढ़ के आगे बोलेंगे। हाँ बोलिए। इंडस्ट्री को नेता बना दिए, उनके दिमाग में जो कुछ कहा गया है बोलना जरूरी है। गोपाल जी आपकी आवाज पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जल्दी से संदीप जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं देश रतन जी का रुख करना चाहूंगी। देखिए मुझे अच्छा लगा, पहली बार कोई आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता अच्छे विषय को रख रहा था और उसकी आलोचना भी होनी चाहिए और उसका जवाब भी देना चाहिए। मित्र ने कहा बहुत अच्छी बात कही कई विषय पे कि हम उनको भला बुरा कह देते हैं। आपने अपने बारे में नहीं सोचा कि जब आप हमें गालियां देते हो, आप हमें तरह तरह की भावनात्मक रूप से चिढ़ाते हो,
है ना। तो थोड़े बहुत अगर शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के साथ हो जाता है, साझा होता है, तो आपको दुख लगता है, तो सामने वाले को भी तो दुख लगता होगा। संदीप जी, सीधा सा सवाल है, देखिए विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहता रहा है कि आप लोगों के चलते, आप लोग केंद्र सरकार के चलते लोकतंत्र खतरे में है। जवाब दीजिए सर। लोकतंत्र अगर इनको लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना है, उसकी कमेटी बन गई है और देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन हो और उसमें संविधानिक कोई चेंजेस हो, तो उसके लिए अगर संविधान खतरे में है तो मैं मानता हूं कि संविधान को खतरे में होना चाहिए। 370 अगर हमने हटाया उसके लिए कुछ चेंजेस हुए, गुजराती व्यापारियों का कर्ज माफ कीजिएगा। गोपाल जी, इस तरीके से किसी की भी आवाज नहीं आएगी सर, समझने की कोशिश करिए, एक एक करके पक्ष सारे देश में ले आए, वो लागू होने हैं, उसके लिए अगर संविधान में होना चाहिए तो मैं मानता हूं कि इनके हिसाब से ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस देश में कोई बदलाव न हो और सिस्टम क्या कहते हैं, बुरा से बुरा हंस को प्राप्त हो जाए, इसको ये लोकतंत्र कहते हैं। 90% योजनाओं के धन भेंट चढ़ जाए, उसको ये लोकतंत्र कहते हैं। ईमानदार बेईमान जो लोग हैं किसी भी दल में हो, मेरे तेरे इधर उधर, सैनिक शहीद हुए, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। ये लोकतंत्र के नाम पे इसकी बात कीजिए, काम करते रहे। बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट, ये जाति इसकी बात कीजिए, जातियों के रोजगार की बात कीजिए, 1200 रुपए सिलेंडर की बात कीजिए, देश को मत बोलिए, धर्मों से ये लड़ाए और बड़ी बड़ी धर्म की बात मत कीजिए। देश में एक विषय ऐसा हो जिससे विपक्ष खड़ा हो और विपक्ष चल रहा हो। विपक्ष मैं बता रहा हूँ कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा तो जोड़ लिया है। नहीं, विपक्ष तो एकजुट हो गया ना सर आपके खिलाफ। लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष तो एकजुट हो ही गया है। पीएम केयर फंड में प्रधानमंत्री जेल जाएंगे, ये लिख लीजिए आज। बेहुदा से लेके क्या क्या शब्दों का गोपाल जी ने उपयोग किया, इनको कोई अरेस्ट करने जा रहा है क्या? इससे अच्छा लोकतंत्र कहाँ मिलेगा? राजू भाई ने पूरी तरह से आपने दिया था क्या वो लोकतंत्र? कौन अरेस्ट करके ले जा रहा है? लेकिन भैया चोरी करोगे, देश की जनता का धन लूटोगे तो पाई का हिसाब। ठीक है हमारे साथ देश रत्न जी बहुत देर से जुड़े हुए। देश रत्न जी से मेरा सवाल है, देश रत्न जी से मैं सवाल लेना चाहूंगी। सर, आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज दूसरे को भी मौका दीजिए। देश रत्न जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप वाला घोषणा पत्र बताया है और साथ ही साथ जमकर कांग्रेस के घोषणा पत्र का घेराव किया है। जी देखिए, 1936 तक जाकर देखिए मुस्लिम लीग का वही सारी बात, शारिया लॉ दे, कांग्रेस का कहता है पर्सनल लॉ दे, शब्दों का थोड़ा तो बहुत समानता है, इसको लेके बोला क्यों नहीं बोलेंगे? प्रतिस्पर्धा है, आप एक दूसरे की चीजें निकालते हैं, गलती निकालते हैं। इन्होंने से वो कंपेयर कर, तो मेरी गुजारिश है कि आप अपने माइक को थोड़ा सा करीब रखें। बात तक चुप हो जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता नहीं आया था उनका कंपेरिजन, ये तो उन्होंने अपना घोषणा से बनाया कि रिसर्च करने चार्टर निकला और 1929 गिरना का कोई डॉक्यूमेंट, तो वहां से जो समस्याएं थी उसके किया गया। उन्होंने कहा कि जब आप पर्चा करने जाते हैं वायनाड में, भारत का झंडा न फहराते IUML के मुस्लिम लीग, क्योंकि उन्होंने बात का वो ये बहुत सारे साखे हैं, इसको ध्यान देना पड़ेगा। उनको लगता है घोषणा पत्र जनता को दिखेगा नहीं, तो सब कुछ आज भी गूगल पे मिल जाता है, बहुत आसान है। और लोगों ने सर बात के सामने घोषणा पत्र उन्होंने और भी, लेकिन ये साथ के कारण चीजें उनकी कोई बात ही नहीं करती, तो इनको समझ राहुल गांधी कई बार विदेश में ऐसी बातें देते हैं, क्योंकि बाद में उनकी टीम आती है, क्लैरिफिकेशन रहती है, तो ऐसी बातें जाएगा जाए तीन निकल के बाहर आती है। तो सर, आपकी पूरी बात हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे संपर्क साधने में दिक्कत हो रही है। मैं गोपाल जी का रुख करना चाहूंगी और दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करूंगी। गोपाल जी, अपनी बात पूरी करिए। मैडम, मेरा ये कहना था कि भारत के लिए कितना दुर्भाग्य का दिन है कि ये प्रधानमंत्री एक आकर जो कि पीएम केयर फंड के घोटाले के मास्टरमाइंड है, भले बचे हुए हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि बचे हुए हैं, कुछ दिन बचे हुए हैं, ऐसे अब्दुल करीम तेलगी भी कुछ दिन बचे हुए थे, लेकिन जेल में आखिरी सांस लिए। प्रधानमंत्री ने एक सैनिक 19 साल के बच्चे को जो शहीद हो गया, उसको शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं। आप बताइए कि भारत की गरिमा और भारत के लोकतंत्र की गरिमा से कितना बड़ा खिलवाड़ है ये। शहीद हो गया वो बेचारा,
और 19 साल का लड़का है, अग्निवीर के तहत आप जी। शहीद का दर्जा नहीं देते, और हजारों करोड़ लाखों करोड़ गुजराती व्यापारियों का माफ किया गया। आज अडानी पोर्ट पर ड्रग्स आते हैं, कभी ईडी नहीं जाता है। तो मैं बोल रहा हूं कि अभी भी सच की राह कठिन हो सकती है, लेकिन मुश्किल हो सकती है, लेकिन हारेगा सच नहीं। जिस दिन भी भारत के संविधान की सरकार बनेगी, हमारे पार्टी की सरकार बनेगी, एक एक आदमी जिसने चंडीगढ़ में डिक्टेटरशिप तरीके से चुनाव जीता। गोपाल जी, सरकार कैसे बनेगी? अमेठी रायबरेली जो आपके गढ़ माने जाते हैं, वहां से तो अभी तक आपने प्रत्याशियों को नहीं मैदान में उतारा। मैडम, ये आपका विषय नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपने देश में सेवा किया है जनता की, उनको अनुभव है, उनको कब क्या नहीं, मेरा विषय नहीं है सर, लेकिन जनता तो जानना चाहती है ना कि आखिर मैदान में उतर कौन रहा है। ऐसा थोड़े ना पारिवारिक सीट मानी जाती है ना। कैंडिडेट मिलेगा उनको, ऐसा नहीं है कि कोई सीट खाली रह जाएगी। इंडिया गठबंधन जो है वो इतने भयभीत हो गए कि इंडिया का नाम लेना छोड़ दिया। जो प्रधानमंत्री हमेशा इंडिया स्टैंड अप, इंडिया टीम अप, सर बंगाल में आप लोग लेफ्ट के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन वही अगर बात करें केरल की तो लेफ्ट से अलग थलग नजर आ रहे हैं। तो ये कौन सा गठबंधन है? अपनी सहूलियत के हिसाब से गठबंधन है क्या? बिहार में सिटिंग सांसद महेश निषाद और छेदी पासवान और ऐसे कई और जगहों पे, राजस्थान में सिटिंग सांसद ने छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया है। कल जेडीयू के मंत्री रहते हुए उनको छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया है। आज अश्विनी चौबे आपके खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये कोई अछूता नहीं है। इनके सत्ता में रहते हुए भी बहुत बड़ी गोपाल जी, कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, और आप लगातार कांग्रेस को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। ज्वाइन किए हैं। फर्क इतना है कि मीडिया उनको उनके नाम को लेकर जब्ती रहती है। उनके बड़े, आज आप देख लीजिए, कर्नाटक के डिप्टी सीएम थे जगदीश शेट्टार, ठीक है, एमपी के चुनाव के कमाल की बात है गोपाल जी, आप लोगों से सवाल पूछ लो तो आप लोग मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेफ्ट आपके साथी है ना गठबंधन के, तो आखिर क्यों कर्नाटक और केरल में आप लोग साथ नहीं नजर आ रहे हैं? केरला की अगर बात करूं तो वायनाड सीट से राहुल गांधी मैदान में है, लेकिन लेफ्ट से एनी राजा भी मैदान में है। क्यों फिर अलग थलग हो रहे हैं आप लोग? ठीक है, हो रहे, कुछ हमारा स्ट्रेटेजी होगा, कोई कहीं से लड़ सकता है, उससे इंडिया गठबंधन एकदम मजबूत है। इनके लिए प्रधानमंत्री को चैन से बेचैन हो गए जब से गठबंधन हुआ है। सुन लीजिए एक लाइन और, वो लोग हेमंत सोरेन ने हमारे साथ गठबंधन किया, इंडिया के साथ आए, उनके सीएम को अरेस्ट कर दिया। सोचा इन्होंने क्या कि डरा देंगे तो डर जाएगा। अरे वो लोग जाबाज देश के लोग हैं, डरने वाले नहीं हैं। इसी तरह माननीय अरविंद केजरीवाल जी को एक IITian भी है, और इन्होंने दिल्ली के लिए इतना कुछ किया है, स्कूल का नाम किया, क्या नहीं किया, और एक प्रधानमंत्री अपनी निर्लज्जता का परिचय देते हुए उनको अरेस्ट कर लिया। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे कि जनता कमजोर हो गई। उनके साथ जनता है ना, अरविंद केजरीवाल का शरीर अरेस्ट हो गया है ना, उसका विचार तो जनता में फैला हुआ है। क्यों? जब से उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, प्रधानमंत्री बेचैन हो। प्रधानमंत्री कितना बेचैन है भाई, काम 2 करोड़ रोजगार दे रहा नहीं है, एक लड़का रोजगार खोज रहा है। महंगाई की मार अब नहीं मोदी सरकार, 1200 का सिलेंडर है। गोपाल जी, जिस तरीके से आप आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, वही केरल के सीएम ने कहा है कि आप लोगों के चलते ही आम आदमी पार्टी का बंटाधार हुआ है। फिर आप ऐसा अरविंद केजरीवाल जी तो नहीं कह रहे हैं जी, इसने क्या कह दिया है? अरे आपके गठबंधन के साथ ही कह रहे हैं सर। पंजाब में आपका नाम लेने वाला नहीं है 10 साल में, दक्षिण भारत में आप घुस नहीं पाए, तमिलनाडु में आपका अरे अपने बारे में बताइए ना। बीजेपी तो लगातार नारा दे रही है सर, अब की बार 400 पार, झूठ का बहार, अब की बार 40 पार, अंतिम सांस जेल में, ये सब अब नारा आने वाला है। आज जब बैठेगा ना तो मोदी जी रफू चक्कर हो लेंगे। ठीक है, राजू जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजू जी, हाथ बहुत लंबे हैं। राजू जी, घबराइए नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो है गाइडलाइन जारी करी और ये कहा स्पष्ट तौर पर कि कोई भी पार्टी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेगी, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगेगी। लेकिन कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ही जाति और धर्म के नाम पर वोट की राजनीति स्टार्ट कर दी उन्होंने। आज राम मंदिर जो बना, हम सबको प्रसन्नता है, बहुत खुशी है। राम मंदिर का डिसीजन कोर्ट ने लिया और राम मंदिर निर्माण का काम इस राम भक्तों ने किया, कार सेवकों ने किया और तमाम उन लोगों ने किया जो लोग उस आयोजन से जुड़े हुए थे। लेकिन पता नहीं क्यों होड़ लगी हुई है। हाँ, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि देखिए 10 सालों में हमने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है, देश बनने के लिए अग्रसर है। कहां से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, न्यायपालिका के डिसीजन का क्रेडिट तो नहीं लेना चाहिए,
देखिए, ये न्यायपालिका का डिसीजन है। अगर न्यायपालिका का डिसीजन मोदी जी लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप न्यायपालिका के द्वारा लिए गए निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि क्या मोदी जी के कहने पर यह डिसीजन आया? नहीं, ये डिसीजन तथ्यों पर आया। ये डिसीजन आया क्योंकि राम वहां पर, रामलला वहां विराजमान थे, अनंत काल से विराजमान थे, इसीलिए वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। ये कोर्ट का डिसीजन है। देश रतन जी का रुख करना चाहूंगी सर, क्योंकि वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे और उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। देश रतन जी, देखिए, पहले ही चुनाव आयोग ये कह चुका है कि धर्म को लेकर किसी भी प्रकार की टिप्पणियां चुनाव के दौरान नहीं की जाएगी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राम मंदिर के मुद्दे को भुना रहे हैं। जी देखिए, राम मंदिर, ये कहना कि हमने राम मंदिर बनवाया है, उस पर हमें वोट दें उसके आधार पर, तो ये कानून के और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये कहीं नहीं कहा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का जिसमें विरोध करते थे कुछ लोग, और ये उन्होंने बोला कि वो टेंट में रहते थे, अब आप भव्य दर्शन करेंगे। बहुत संभल के वो भाषा का प्रयोग करते हैं। और दूसरी तरफ ये जो विपक्ष है वो ट्रैप में आ रहा है, कह रहा है कि उन्होंने राम मंदिर के नाम पे मांग रहे हैं। देखिए, वोटर श्रेय दे रहा है, प्रधानमंत्री श्रेय ले नहीं रहे हैं। जो भारत की जनता है वो देख रही, जानती है कि राम मंदिर बनाया किसने, विरोध किसने किया। और दूसरी तरफ एक पूरा का पूरा इतिहास है कांग्रेस का, या आपके जो आम आदमी पार्टी वाले बैठे हुए हैं। मैं आपको कुछ तथ्य बता दूं कि क्लास 9 से 12 तक पहुंचने में 50% का ड्रॉप आउट रेट है जी। और मोहल्ला क्लिनिक कुछ तो अच्छी है, मैं ये भी मानता हूँ, ज्यादातर का बुरा हाल बना हुआ है। दिल्ली में अगर केंद्र के अस्पताल ना हो तो दिल्ली चरमरा जाए। इतने दिल्ली में CGHS की स्कीम की क्लिनिक्स हैं और जो अस्पताल है, अगर उनको आप हटा दें तो दिल्ली चरमरा जाएगा, ये हम सब जानते हैं। और जगह जगह जो इस तरह की जो देखिए भ्रामक बातें फैलाना, आपको भी रामेश्वर कैफे में जो ब्लास्ट हुआ वहाँ कह दिया बीजेपी का कार्यकर्ता था, जबकि निकले मुसाफिर हुसैन और अब्दुल काफी नाम के 2 व्यक्ति निकले। तो इस तरह की देखिए फेक न्यूज बनाने से, भ्रामक बातें फैलाने से वोटर गुमराह नहीं होने वाला है। वो जानता है कि देखिए विकास हुआ है, चाहे वो मूलभूत ढांचे में हो, रोड में हो, रेलवे में हो, एयरपोर्ट में हो, जल जीवन मिशन हो, नल में पानी हो, कुछ भी हो, शौचालय हो, पक्के घर बनने हो, लोगों बड़ी माफी के साथ सर आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि वक्त का अभाव है, वक्त पूरा हो चुका है। गोपाल जी, राजू जी, मुझे लगता है अब आपको आपकी बात का स्पष्टीकरण मिल चुका है कि देखिए किसी भी प्रकार से धर्म के मुद्दे को भुनाने की यहाँ पर कोशिश नहीं की गई है। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम चर्चा लोकतंत्र में हमारे साथ करने के लिए। तो फिलहाल के लिए देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर क्या राम भारतीय जनता पार्टी का जो बेड़ा है वो पार लगाएंगे। 400 पार का नारा तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, लेकिन क्या वो नारा सक्रिय हो पाता है? फिलहाल के लिए लोकतंत्र में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।